एपिसोड 431। पलक झपकते ही शत्रु का अंत। वीर ने 4 हमलावरों को घूरा, उसकी नज़र तुरंत बिजली की तरह तेज हो गई। उसके हाथ से 3 सिक्के निकले, जो सीधे उनमें से 3 के मर्म बिंदुओं की ओर बढ़ रहे थे, जिसमें एक भयानक हत्या का इरादा था। इस बीच 3 और सिक्के एक ही व्यक्ति की ओर सीधे उड़े। जब कोई विशेषज्ञ चाल चलता है तो आप हत्या के इरादे की शक्ति बता सकते हैं। गरुड़ दस्ता के कैप्टन की पुतलियां सिकुड़ गईं, जिसमें भय का भाव था। उसने सिक्कों में से एक की घातक शक्ति को रोकने के लिए अपनी तलवार को अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ लिया। टींग! एक तेज विस्फोट हुआ और सिक्का टुकड़ों में बिखर गया, लेकिन तलवार बरकरार रही। हालांकि गरुड़ दस्ता के कैप्टन ने अपनी कलाई में हल्की सुन्नता महसूस की। प्रभाव बल मजबूत था, हालांकि उसने घातक वार को विक्षेपित कर दिया। उसकी मुद्रा अस्थिर थी और वह उस बल को फैलाने के लिए पीछे हट गया जिसने उसे पीछे हटने के लिए मजबूर किया। ये कैसे संभव है? ये स्पष्ट रूप से सिर्फ एक सिक्का था, एक छोटा बेकार सिक्का। उसके हाथों में इतनी विनाशकारी शक्ति कैसे हो सकती है? गरुड़ दस्ता का कैप्टन डरा हुआ और स्तब्ध था, क्योंकि उसके दिल की गहराइयों से एक सर्द सनसनी रेंग रही थी। महाबली दल के 2 सदस्यों ने भी सिक्कों से होने वाले घातक वारों को विक्षेपित करने में कामयाबी हासिल की। घातक खतरों को महसूस करने के बाद जीवन मृत्यु के अनुभवों के माध्यम से उनकी तेज जागरूकता ने उन्हें आपदा से बचने की अनुमति दी। अविश्वसनीय, बिल्कुल अविश्वसनीय। मैंने अभी क्या देखा? उसके हाथ में सिक्का एक गोली से भी तेज चला और उसमें भयानक हत्या का इरादा था। महाबली दल के 2 सदस्यों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरे अचानक डर से भर गए। एक साथ हमला करने वाले 4 में से 3 पहले से ही डर से कांप रहे थे। चौथे के लिए वह 3 सिक्कों का दुर्भाग्यपूर्ण प्राप्त करता था। इस समय गुप्त हत्यारे ने अभी अभी खुद को स्थिर किया था कि उसका शरीर अचानक ढीला पड़ गया और वह बेजान होकर गिर पड़ा। तुम! गुप्त हत्यारे ने वीर की ओर इशारा किया। उसकी आंखें मौत में खुली की खुली रह गईं। अन्य 3 की तरह उसने खतरे को महसूस किया, लेकिन अंतर यह था कि तीनों एक सिक्के के घातक इरादे से बचने में कामयाब रहे। हालांकि 3 सिक्कों के हमले के तहत उसने केवल एक को रोका। अन्य 2 गोलियों की तरह, एक उसके दिल में घुस गया और दूसरा उसके माथे में धंस गया। खून के फव्वारे फूट पड़े, जिससे गुप्त हत्यारे के कपड़े और चेहरा भीग गए। क्या 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 क्या? महाबली दल के 2 सदस्य और गरुड़ दस्ता के कैप्टन ने सदमे में चिल्लाया। उनकी आंखें डर से चौड़ी हो गईं। क्या हुआ? दुष्यंती और 7 महिलाओं पर हमला करने वाले 10 हमलावरों ने भ्रम, संदेह और भय के भावों के साथ नजर डाली। क्या हो रहा है? एक ने जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज चिंता से कांप रही थी। थोड़ी सी भी समझ रखने वाला कोई भी जानता था कि इसके पीछे वीर का हाथ था और मृत गुप्त हत्यारा स्पष्ट रूप से उसके हाथों मरा था। लेकिन ये कैसे संभव था? इतनी आसानी से मौत का कोई तो स्पष्टीकरण होना चाहिए, है ना? केवल वीर के पास के 3 लोग ही चौंकाने वाले सच को समझ पाए कि यह सिक्के थे जिन्होंने गुप्त हत्यारे को मार डाला। एक मजाक, एक बहुत बड़ा मजाक। सिक्के जो मार सकते हैं? अगर हम इसे सबूत के तौर पर बताते तो कौन विश्वास करता? लेकिन तीनों स्पष्ट रूप से समझ गए कि गुप्त हत्यारे को सिक्कों से मार गिराया गया था, उतनी ही सहजता से जैसे किसी चींटी को कुचल दिया जाता है। यह वैज्ञानिक नहीं है, उन्होंने कहा। खुफिया जानकारी के अनुसार वीर को इतना मजबूत नहीं होना चाहिए, है ना? ये कैसे संभव है? ये कुछ ऐसा है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये हुआ, साफ और सरल। ये वास्तव में विचित्र है। ये दिखाता है कि वीर कितना भयानक है और हम उससे निपटने में सक्षम नहीं हैं। अगर यह जारी रहा तो वीर के हाथ के नीचे क्या हम सिर्फ कचरे की तरह नहीं हैं, पूरी तरह से किसी भी गर्व से रहित? हमारा संख्यात्मक लाभ बस एक मजाक है। वीर आखिर कितना मजबूत है? गरुड़ दस्ता का कैप्टन और महाबली दल का लीडर स्तब्ध थे। उनके दिमाग भना रहे थे, क्योंकि डर ने उन पर काबू पा लिया था। अब हमें क्या करना चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? एक के बाद एक सवाल, सदमे से भरे, उनके दिमाग पर कब्जा कर लिया। दोनों ने अब वीर के खिलाफ लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं की। अगर वे उसके दुश्मन बन जाते तो ये कितना बड़ा मजाक होता। शायद उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वे कैसे मरेंगे। अब प्राथमिकता किसी और हताहत से बचना और भागने पर ध्यान केंद्रित करना था। बूम बूम बूम! गरुड़ दस्ता के कैप्टन और महाबली दल के लीडर ने एक दूसरे को देखने के बाद अचानक धुएं के बम फोड़ दिए। पीछे हटो, जल्दी पीछे हटो! उनकी आवाजें भयभीत धीमी गुर्राहट में निकलीं। पलक झपकते ही आक्रामक हमलावरों ने अपनी हिम्मत खो दी। अहंकार के साथ आए थे, लेकिन अब टकराव जारी रखने की कोई इच्छा नहीं रखते हुए भाग रहे थे। उनका एकमात्र ध्यान जिंदा बचना था। फिर भी इसके बावजूद वीर ने 3 और सिक्के चलाए, जिससे महाबली दल के एक सदस्य की मौत हो गई जिसने उस पर हमला किया था। एक पल में 14 लोगों में से केवल 2 लाशें बची थीं, जबकि अन्य 12 भाग गए। बेशक गरुड़ दस्ता के कैप्टन और अन्य लोग असंतुष्ट महसूस कर रहे थे।
उन्होंने सोचा था कि 4 लोगों द्वारा वीर को घेरने के साथ और आन्या के उसके पास होने पर वीर कितना भी कुशल क्यों न हो वह निश्चित रूप से अपने अंत से मिलेगा। हालांकि वीर के कौशल के प्रदर्शन ने उन्हें ताने मारने के लिए बहुत भयभीत कर दिया, उनकी हिम्मत टूट गई तो वे बस भाग गए, पूरी तरह से हार मान ली। दुष्यंती और अन्य महिलाओं ने कड़वाहट से हंसते हुए कहा, फिर वीर की ओर देखने के लिए मुड़ी। उनकी आंखों में आश्चर्य गहरा था। दुश्मन को इतनी आसानी से डराने की क्षमता केवल वीर के पास ही हो सकती थी, दूसरों में वह क्षमता नहीं होती। आखिरकार ये दुश्मन देश में जाने माने व्यक्ति थे, फिर भी वे ऐसी हालत में भागे जिससे लोग इसे कुछ समय के लिए समझ नहीं पाए। दुष्यंती और 5 महिलाएं भौचक्की रह गईं। वे वीर की शक्ति के बारे में जानती थीं, लेकिन अब उसका प्रभाव पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। श्वेता कुछ बोलना चाहती थी लेकिन रुक गई, चुप रही। उसने ये कैसे किया? नमिता ने सदमे में लगभग अपनी जीभ काट ली। वह गरुड़ दस्ता और महाबली दल थे, कोई ऐरे गहरे नहीं। हर एक देश का एक प्रसिद्ध महायोद्धा है, और फिर भी 2 मारे गए और बाकी ऐसे भागे जैसे उनकी आत्मा निकल गई हो। वीर ने महिलाओं के आश्चर्य को नजरअंदाज किया और शांति से आदेश दिया, चूंकि दुश्मन ने हमें उकसाया है, हमें उन्हें साफ और पूरी तरह से खत्म करना होगा और भविष्य के किसी भी खतरे को दूर करना होगा। हम सिंघानिया ग्रुप के व्यापार क्षेत्र का विस्तार कर रहे हैं, इसलिए तुम लोग यहाँ रहकर संचालन की देखरेख करो, सभी प्रबंधनीय बलों को जुटाओ और महाबली दल के स्थान का पता लगाओ। मैं गरुड़ दस्ता के पीछे जा रहा हूँ। हमें सुरागों का पालन करके ये पता लगाना होगा कि हेप्सन और जयदीप ओबरॉय कहाँ छिपे हैं और दुश्मन को पूरी तरह से खत्म करना है। जी। 7 महिलाओं की आत्मा भी उत्साह से भर गई। वीर की आकृति चमकी और वह तुरंत उनका पीछा करने लगा। एपिसोड 432 पीछा किया गया। महाबली दल और गरुड़ दस्ता के लोग बहुत दूर भागने के बाद आखिरकार रुके। उनके दिलों में अभी भी डर बाकी था। उनमें से ज्यादातर अभी भी हैरान थे, उनकी आंखों में उलझन थी, लेकिन वे समझ गए थे कि वीर वर्मा एक ऐसा अस्तित्व था जिससे उलझना नहीं चाहिए और उसके पास उन्हें नष्ट करने की शक्ति थी। सौभाग्य से महाबली दल और गरुड़ दस्ता दोनों के नायकों ने तुरंत और बुद्धिमानी से निर्णय लिया, वरना ये सिर्फ 2 आदमियों को खोने जितना सरल नहीं होता। अगर वीर को पर्याप्त समय मिल जाता तो हताहतों की संख्या अकल्पनीय होती। क्या वो बदमाश वीर सच में इतना डरावना है? किसी ने पूछा। हमारे 2 साथी पहले ही मर चुके हैं, तुम्हें क्या लगता है? दूसरे ने डर से कांपते हुए सवाल किया। महाबली दल और गरुड़ दस्ता के केवल नायक ही वीर पर हमला करने के बाद जीवित बचे थे, और इसलिए वे ठीक ठीक जानते थे कि क्या हुआ था। भागने का आदेश देना पहली बार में मूर्खतापूर्ण लग रहा था, लेकिन यह वास्तव में बहुत चालाकी भरा था। एक सिक्के से मारना, ये सचमुच चौंकाने वाला है, गरुड़ दस्ता के नायक ने कहा। उसने वीर और उसके समूह को कम आंकने के किसी भी विचार को बहुत पहले ही त्याग दिया था, ये जानते हुए कि उनके पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था, भले ही वे इसे स्वीकार नहीं करना चाहते थे। हाँ, हम यहाँ आत्मविश्वास से समस्या से निपटने के लिए आए थे, ये सोचकर कि हम खतरे को खत्म कर सकते हैं, फिर भी ऐसे परिणाम की कभी उम्मीद नहीं की थी। महाबली दल के नायक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हमने उसे कम आंका। वीर की शक्ति के साथ हमें उससे उलझने का कोई अधिकार नहीं है। अब हमने उसे पूरी तरह से नाराज कर दिया है, इसलिए हमें आगे के लिए तैयारी करनी चाहिए, वरना हमें अंतहीन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। हमें इसकी सूचना वापस देनी होगी और सिंघानिया ग्रुप के क्षेत्र पर आक्रमण करने की किसी भी योजना को छोड़ना होगा। गरुड़ दस्ता के नायक ने जल्दी से जयदीप ओबरॉय को सूचना दी और महाबली दल के नायक ने भी ऐसा ही किया। ये कैसे हो सकता है? हर्षद और जयदीप ओबरॉय विवरण सुनकर हैरान रह गए और अपनी घबराहट में सिंघानिया ग्रुप के व्यावसायिक क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बना रहे लोगों को पूरी तरह से पीछे हटने का आदेश दिया। इस प्रकार उनकी गति रुकने के साथ दोनों कंपनियों ने तुरंत सिंघानिया ग्रुप के साथ सभी संपर्क वापस ले लिए। अब हमें क्या करना चाहिए? हर्षद और जयदीप ओबरॉय के मन में जटिल विचार भरे हुए थे। चलो अभी के लिए हम सब वापस चलते हैं और बाकी सब पर बाद में चर्चा करेंगे। महाबली दल और गरुड़ दस्ता अलग हो गए। लगभग 10 मिनट बाद गरुड़ दस्ता रुका और उनके नायक ने अंधेरी रात में देखते हुए सोचा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई चुपके से हमारा पीछा कर रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या वीर और उसका समूह हमारा पीछा कर रहा हो सकता है? किसी ने तुरंत सहमति जताई। गुप्त हत्यारों को जासूसी में विशेष विशेषज्ञता होती है, इसलिए ऐसी खोज अपेक्षित थी। वास्तव में कोई उनका पीछा कर रहा था। वह वीर था जो चुपके से उनके पीछे लगा हुआ था। शायद हम बस ज्यादा सोच रहे हैं। हमने वीर की शक्ति देखी है और इसने हमारे दिलों में एक छाया छोड़ दी है, जिससे ये भ्रम हो रहा है, किसी ने कहा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि वीर में हमारा पीछा करने की हिम्मत है। वह ऐसा क्यों करेगा? हम लापरवाह नहीं हो सकते। गरुड़ दस्ता के नायक ने एक पल सोचा, फिर एक व्यक्ति को निर्देश दिया, तुम यहीं रुको और जांच करो।
हम आगे बढ़ेंगे और तुम पीछे से आकर देखो कि क्या कोई सुराग मिलता है। समझ गया। उस व्यक्ति ने गंभीरता से सिर हिलाया। गरुड़ दस्ता, जिसमें मूल रूप से 6 लोग थे, अब 5 रह गए थे क्योंकि एक मर चुका था। 4 तेजी से आगे बढ़े और एक पीछे रह गया। आधे घंटे बाद पांचों एक जगह पर फिर से मिले। गरुड़ दस्ता के नायक ने थोड़ा माथा सिकोड़कर पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? कोई खोज नहीं हुई, पीछे वाले व्यक्ति ने निर्णायक रूप से कहा। क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना थी? गरुड़ दस्ता का नायक फुसफुसाया। सेनापति, मुझे सच में लगता है कि यह सिर्फ आपकी कल्पना थी, एक व्यक्ति ने लापरवाही से कहा। वीर शक्तिशाली है, लेकिन इतना भी नहीं कि वह एक दैत्य बन जाए। जासूसी के मामले में हम में से हर कोई दुर्जय है। अगर वह हमारा पीछा कर रहा होता तो हमें पता चल जाता। शायद यह वास्तव में मेरा संदेह था। वीर ने मेरे दिल में एक छाया छोड़ दी है, जिससे ये बेचैनी हो रही है। गरुड़ दस्ता के नायक ने सोचा, ऐसे विचार रखने के लिए शर्मिंदगी महसूस करते हुए। बाकी की यात्रा बहुत सहज थी और गरुड़ दस्ता ने 2 बार नहीं सोचा, क्योंकि वे सीधे जयदीप ओबरॉय के निवास की ओर बढ़ रहे थे। एक इमारत में सुरक्षा के लिए कई गार्डों से घिरे हुए गरुड़ दस्ता के 5 सदस्य एक एक करके जयदीप ओबरॉय के बगल में प्रकट हुए। जयदीप ओबरॉय ने पांचों को देखा। उसकी निगाहें ठंडी थीं। भले ही वह जानता था कि लापता व्यक्ति मर चुका है, वह दुख महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका और अनजाने में वीर से घृणा करने लगा। गरुड़ दस्ता के 6 सदस्य उसके अस्तित्व की नींव थे। हर एक अपूरणीय था और एक को भी खोना एक बहुत बड़ा नुकसान था। किसने सोचा होगा कि प्रतिद्वंद्वी इतना दुर्जेय था, जिससे हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ? जयदीप ओबरॉय ने गहरी नजरों से कहा। मुझे उम्मीद थी कि मैं एक ही झटके में सिंघानिया ग्रुप को नीचे गिरा दूंगा और वीर और दूसरों को मार डालूंगा, लेकिन किसने सोचा होगा कि सावधानीपूर्वक नियोजित जाल इतनी आसानी से टूट जाएगा। इस बिंदु पर हम केवल दूसरे तरीके के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस दुश्मन को खत्म करना आसान नहीं है, गरुड़ दस्ता के नायक ने धीरे धीरे कहा। उनकी अनिच्छा के बावजूद प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को देखते हुए कोई दूसरा रास्ता नहीं लग रहा था। चूंकि हम दुश्मन बन गए हैं, या तो वे मरेंगे या मैं मरूंगा, यही अटल सत्य है। जयदीप ओबरॉय ने ठंडी सांस भरी। तभी एक ठंडी आवाज आई, स्वाभाविक रूप से, ये तुम हो जो मरोगे। कौन है? जयदीप ओबरॉय की आंखें सिकुड़ गई जब उसने आवाज की दिशा में देखा। गरुड़ दस्ता और गार्ड्स में हर कोई उसी दिशा में घूर रहा था। वहां वीर इत्मीनान से चला आ रहा था। उसकी निगाहें बर्फीली थीं और एक हल्का हत्या का इरादा फैलने लगा। ये तुम हो? गरुड़ दस्ता के पांचों ने आश्चर्य में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। असंभव, ये हो ही नहीं सकता कि तुम चुपचाप हमारा पीछा करते और हमें पता भी न चलता। इस क्षण गरुड़ दस्ता को ये कैसे नहीं पता चला कि वीर पूरे समय उनका पीछा कर रहा था, जो उसे सीधे जयदीप ओबरॉय तक ले आया। वीर का उद्देश्य सरल था, जयदीप ओबरॉय को मारना। विशेष रूप से गरुड़ दस्ता का नायक। उसका दिल कांप गया जब वह बड़बड़ाया, उसके तरीके बहुत शक्तिशाली हैं। मैंने मूल रूप से सोचा था कि जो बेचैनी मुझे महसूस हो रही थी वह सिर्फ मेरी कल्पना थी, लेकिन नहीं, यह मेरी कल्पना नहीं थी। वास्तव में खतरा हमारा पीछा कर रहा था। नाश हो! जयदीप ओबरॉय ने मन ही मन कोसा, फिर गुस्से से चिल्लाया, मारो उसे, मेरे लिए उसे मार डालो। गार्ड्स आगे बढ़े, वीर को घेर लिया। इस बीच जयदीप ओबरॉय ने गरुड़ दस्ता को अपनी तरफ खींच लिया। बिना ज्यादा कुछ कहे या सोचे उसने तुरंत भागने के बारे में सोचा। इस प्रकार गरुड़ दस्ता के संरक्षण में जयदीप ओबरॉय सबसे पहले भाग निकला। गरुड़ दस्ता को वीर को घेरने के लिए भेजना, ऐसी मूर्खतापूर्ण कार्रवाई जयदीप ओबरॉय नहीं करेगा। प्राथमिकता अभी भी जीवित रहना था। इसके अलावा अब जब जयदीप ओबरॉय वीर की शक्ति को जानता था, तो वह किसी भी तरह से गरुड़ दस्ता को वीर को मारने के लिए भेजने का जोखिम नहीं उठाएगा। एपिसोड 433। एक भी नहीं बचा। क्या वो मुसीबत अभी भी हमारा पीछा करेगी? एक साधारण से घर के अंदर जयदीप ओबरॉय ने कांपती हुई भयावह आवाज में पूछा। इस समय जयदीप ओबरॉय के बगल में गरुड़ दस्ता के सेनापति सहित केवल 2 गुप्त हत्यारे बचे थे। अपने निवास से भागने के बाद जयदीप ओबरॉय ने गरुड़ दस्ता को लेकर भागना शुरू कर दिया था। अपने अंगरक्षकों को वीर को रोकने के लिए पीछे छोड़ दिया था, लेकिन कुछ ही समय बाद वीर कत्लेआम करते हुए वापस आ गया। स्पष्ट रूप से उन अंगरक्षकों का अंत बुरा हुआ था। परिस्थितियों से मजबूर होकर गरुड़ दस्ता के 3 गुप्त हत्यारे वीर को रोकने के लिए पीछे रह गए, जबकि जयदीप ओबरॉय दस्ते के सेनापति और एक अन्य गुप्त हत्यारे के साथ संकट में भाग गया। वीर के घातक पीछा से बचने की कोशिश कर रहा था। अब तक जयदीप ओबरॉय सचमुच डर गया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को उसने कम आंका था, वह इतनी भयानक हत्या की तकनीक का इस्तेमाल करेगा। वीर को मुसीबत कहने से यह स्पष्ट था कि वह वास्तव में स्तब्ध और भयभीत था। हालांकि क्या वो सुरक्षित बच पाएगा, इस पर जयदीप ओबरॉय को कोई भरोसा नहीं था।
उसकी सबसे बड़ी चिंता वीर के हाथों बुरी तरह मरना थी। ऐसा परिणाम उसके लिए बहुत निराशाजनक होगा। गरुड़ दस्ता के सेनापति और दूसरे गुप्त हत्यारे ने जयदीप ओबरॉय को सुनते हुए डर से भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। सेनापति ने चिंतित होकर कहा, मुझे नहीं पता, उम्मीद है वह हमारा पीछा नहीं कर पाएगा, हमसे पीछे छूट गया है। ऐसे शब्दों में कोई विश्वास करने वाली शक्ति नहीं थी। वीर उनका पीछा कैसे नहीं कर पाता? वीर की प्रदर्शित दुर्जेय शक्ति को देखते हुए, चाहे वह जयदीप ओबरॉय हो या गरुड़ दस्ता का सेनापति, वे दृढ़ता से मानते थे कि वीर को पकड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह अब एक अपरिहार्य घटना लग रही थी। नाश हो ये मूर्ख भारत के कुत्ते, बस पीछा नहीं छोड़ते, जयदीप ओबरॉय ने मन ही मन कोसा। इस बिंदु पर उसमें गरुड़ दस्ता को उनकी अक्षमता के लिए दोष देने की ऊर्जा नहीं थी, क्योंकि वह समझ गया था कि ये दस्ता कमजोर नहीं था, बल्कि प्रतिद्वंद्वी अत्यंत शक्तिशाली था, एक तथ्य जिसे उसने स्पष्ट रूप से पहचान लिया था। गरुड़ दस्ता के सेनापति और दूसरे गुप्त हत्यारे की प्राथमिक जिम्मेदारी जयदीप ओबरॉय की भलाई की रक्षा करना था, लेकिन वे अब शक्तिहीन थे, भाग्य के भरोसे छोड़ दिए गए थे। नहीं, वे वीर की सजा का इंतजार कर रहे हैं। गुप्त हत्यारों की एकमात्र प्रार्थना ये थी कि वीर गलत रास्ता अपना ले। साधारण से घर के अंदर जयदीप ओबरॉय और 3 गुप्त हत्यारों के अलावा 5 लाशें थीं, जिनमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे और पुरुष शामिल थे, एक पूरा परिवार जिसे बेरहमी से मार दिया गया था। अपनी जल्दबाजी में भागते हुए जयदीप ओबरॉय इस घर में घुस गया था, सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 5 लोगों के एक परिवार की बेरहमी से हत्या कर दी थी। लाशें अभी भी गर्म थीं, उनका ताज़ा खून कमरे में फैला हुआ था। परिवार की मौत के लिए जयदीप ओबरॉय और तीनों ने कोई दया या सहानुभूति नहीं दिखाई, केवल उदासीनता। एक पल बाद वीर का शरीर घर के पास आया और कदमों की आहट सुनकर जयदीप ओबरॉय और अन्य लोग निराशा में डूब गए। वो फिर से पकड़ में आ गया, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। जयदीप ओबरॉय का मन टूट गया। वह हताशा में भागा, वीर के हत्या के इरादे से बचने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन कभी महसूस नहीं किया कि आशा की एक किरण भी चली गई थी। ये जानते हुए हमें इस मुसीबत को नहीं छेड़ना चाहिए था, गरुड़ दस्ता के सेनापति और गुप्त हत्यारे ने बड़बड़ाया। तीनों की आंखें आने वाले कदमों की दिशा में मुड़ गईं, केवल वीर की आकृति को धीरे धीरे करीब आते देखने के लिए। जानवर। वीर फ्लैट में घुसा, 5 लाशों को गतिहीन पड़ा देखकर उसकी निगाहें बेहद बर्फीली हो गईं। वो बता सकता था कि 5 लोगों का ये परिवार घुसपैठिए के हमले का विरोध नहीं कर सकता था, और न ही उन्होंने किया। दुख की बात है कि उन्हें मार दिया गया। मृतकों की आंखों से, जो भ्रम और रोष से भरी थीं, हमलावर के प्रति उनकी घृणा स्पष्ट थी। तुम जानवर इस दुनिया में रहने के लायक नहीं हो। वीर का हत्या का इरादा उसके भीतर फट गया। इसके साथ ही उसका शरीर आगे बढ़ा, गरुड़ दस्ता के 2 गुप्त हत्यारों को निशाना बनाते हुए। मात्र चींटियां, हास्यास्पद, तुम्हारे जैसा एक शक्तिशाली योद्धा मात्र नागरिकों के जीवन और मृत्यु की परवाह करता है, सचमुच हास्यास्पद है। दस्ते के सेनापति और गुप्त हत्यारे की निगाहें भयंकर हो गईं, तलवारें लहराते हुए वे वीर की ओर बढ़े। भारत के कुत्ते, मरो! एक गुप्त हत्यारे ने उन्माद में चीखा। ये चीख केवल एक उद्देश्य की पूर्ति करती थी, वीर की शक्ति ने उनके दिलों में जो छाया डाली थी, उसे बाहर निकालना। बदमाश! दस्ते के सेनापति ने गालियां दी। वीर 2 गुप्त हत्यारों से भिड़ गया, आकृतियां आपस में उलझ गईं, चारों दिशाओं में भारी हत्या का इरादा फैल गया। धमाका! वीर का पैर एक गुप्त हत्यारे की छाती पर हथौड़े की तरह लगा, जिसमें विनाशकारी शक्ति थी, तुरंत गुप्त हत्यारे के अंगों और पसलियों को चकनाचूर कर दिया। मूर्ख! गुप्त हत्यारे ने एक आखिरी श्राप दिया। जैसे ही उसका शरीर पीछे की ओर उड़ गया, एक अलमारी से टकराया, प्रभाव पर बिखर गया। गुप्त हत्यारे को बचाना असंभव था। वह कीचड़ के ढेर जैसा लग रहा था जब वह जमीन पर गिर गया, उसके मुंह से खून बह रहा था, 2 बार तड़पा और फिर गतिहीन हो गया। अब तुम्हारी बारी है। वीर की निगाहें ठंडी हो गईं, उसने अपना घातक इरादा गरुड़ दस्ता के सेनापति पर केंद्रित कर दिया। दस्ते के सेनापति की निगाहें भयंकर हो गईं, फिर भी तलवार पकड़े उसका हाथ थोड़ा कांप रहा था, जिससे वह डर प्रकट हो रहा था, जिसे वह छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा था। 2 चालों के बाद दस्ते के सेनापति का भी वही हश्र हुआ, वीर के हमले में मौत। यह अन्याय है। उसकी फुसफुसाहट लंबी खींच गई। तो ये था गरुड़ दस्ता, देश में एक सम्मानित शक्तिशाली दल, जिसमें 6 गुप्त हत्यारे योद्धा शामिल थे, सभी मारे गए थे। किसने सोचा होगा, गरुड़ दस्ता के लड़ाकों की पंक्ति को एकाकी भेड़िया लड़ाका दल से भी बेहतर माना जाता था। फिर भी उनका एक भयानक अंत हुआ। वीर का क्रोध भड़काने के बाद निश्चित मृत्यु से बचने में असमर्थ रहे। जयदीप ओबरॉय पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया था। इतनी दूर भागने के बाद वह थक गया था और दौड़ते रहने की ताकत नहीं बची थी। इसके अलावा पूरे गरुड़ दस्ता के चले जाने के साथ उसके पास न तो आत्मविश्वास था और न ही भागने की क्षमता। अकेले वह जमीन पर था। मुझे मत मारो, कृपया मुझे मत मारो।
तुम जो भी आदेश दोगे मैं उसका पालन करूंगा, बस मुझे मत मारो। जयदीप ओबरॉय ने संकट में विनती की। उसके घुटने नर्म हो गए और वह फर्श पर गिर गया। वह आज आखिरकार यहाँ तक पहुंचा था, इतनी दौलत का मालिक था, फिर भी उसने इसका मुश्किल से ही आनंद लिया था। वो मरना नहीं चाहता था। वीर ने जयदीप ओबरॉय की विनती पर कोई ध्यान नहीं दिया। अपने पैर से एक तलवार को हवा में उछाला, जो हवा को चीरती हुई एक घिनौनी आवाज के साथ जयदीप ओबरॉय के पेट के निचले हिस्से में घुस गई। अविश्वास में जयदीप ओबरॉय ने अपना सिर नीचे किया, लगातार बहते खून के घाव को पकड़ते हुए असहाय रूप से ब्लेड को पकड़ लिया। वीर चला गया। जयदीप ओबरॉय जमीन पर गिर गया। उसकी सांसें धीरे धीरे कमजोर होती गई, जैसे मौत की छाया ने उसे निगल लिया। निराशा में अपने खून बहते हुए देखते हुए उसका जीवन भी धीरे धीरे फिसल गया। अंततः जयदीप ओबरॉय खून के एक पोखर में पड़ा था। एपिसोड 434, हर्षद का शिकार। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हर्षद भी यहाँ चिंतित था। महाबली दल के सभी 7 सदस्य उसके साथ थे, लेकिन इस समय जयदीप ओबरॉय से संपर्क नहीं हो पा रहा था। उसका दिल हमेशा किनारे पर था, स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। वह देश में था और अराजक स्थिति के बीच उसने शांति के समय में सतर्क रहकर एक बड़ा साम्राज्य बनाया था। ऐसी रणनीतिक सोच ने कई बार उसकी जान बचाई थी, इसलिए वह अब जवाबी उपायों पर विचार कर रहा था। वह मरना नहीं चाहता था। इतनी दौलत जमा करने के बाद कौन मरना चाहेगा? केवल एक मूर्ख ही बेवजह मरने के बारे में सोचेगा। हालांकि सिंघानिया ग्रुप के साथ घातक दुश्मनी पहले ही स्थापित हो चुकी थी और अब इसे उलटने का कोई रास्ता नहीं था। वीर के बारे में वह जो जानता था, उससे वह निश्चित था कि वीर उसे जाने नहीं देगा। एक जीवन और मृत्यु का टकराव अपरिहार्य था। मौजूदा स्थिति या तो तुम मरो या मैं जीऊं वाली थी, लेकिन वह वीर को कैसे मार सकता था? अगर मुझे पता होता कि यह इस हद तक पहुंच जाएगा, तो मैंने खुद को इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं आंका होता कि सिंघानिया ग्रुप को खत्म करने की कोशिश करूं। मैं लापरवाह था, एक महत्वहीन लगने वाले व्यक्ति को कम आंक रहा था जो इतना भयानक निकला। हर्षद ने सोचा, पछतावा करते हुए कि अब बहुत देर हो चुकी थी। अगर मेरा अनुमान सही है तो जयदीप ओबरॉय पहले ही दुर्भाग्य का शिकार हो चुका है। गरुड़ दस्ता के संरक्षण के बावजूद वे शायद वीर के सामने चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं है। हर्षद ने चिंतित होकर कहा। हमें क्या करना चाहिए? महाबली दल के नायक ने चिंतित होकर कहा। इस दर पर हमारी व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी नहीं है। हमें जल्दी योजना बनानी चाहिए ताकि हम मारे न जाएं। हमारा कर्तव्य आपकी रक्षा करना है, लेकिन हमारी क्षमताएं अब सीमित हैं और ताइमेई कंपनी को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हो सकता। यह वह शक्ति है जिसे संगठन ने बड़ी मेहनत से विकसित किया है और इसे इस तरह खोया नहीं जा सकता। सिंघानिया ग्रुप जयदीप ओबरॉय के पीछे की ताकतों से प्रतिशोध से नहीं डरता और निश्चित रूप से वे हमारे पीछे की ताकतों से भी नहीं डरेंगे। हर्षद ने गहरी आवाज में धीरे धीरे कहा। कहने को देश में शायद केवल एक ही व्यक्ति बचा है जो मेरी रक्षा कर सकता है। वो कौन है? महाबली दल के नायक ने जल्दी से पूछा। सिंघानिया ग्रुप को उकसाने के बाद कासिम आश्रय प्रदान नहीं कर सकता। क्या ये यावर और फरहाद हैं? भले ही वे दोनों हों, वे शायद हमें लेने की हिम्मत नहीं करेंगे। सिंघानिया ग्रुप के खिलाफ यह अपराध कोई छोटी बात नहीं है। देश में वो अपराध जगत की रानी है और वैश्विक स्तर पर भी वह एक विशाल हस्ती है। हर्षद ने एक ऐसी शख्सियत के बारे में सोचा जिसने उसे काफी आश्वस्त किया। महाबली दल के 7 सदस्यों की तीव्र निगाहों को देखते हुए उसने हल्के से कहा, इस व्यक्ति की विशिष्ट पहचान के बारे में मत पूछो। भले ही मैं तुम्हें बता दूं, तुम शायद नहीं जानोगे। वह दुनिया के शीर्ष पर बैठे विशिष्ट लोगों में से एक है। मैंने उसकी पहचान के बारे में संगठन के माध्यम से थोड़ा ही जाना है, जिसने मुझे बार बार चेतावनी दी है कि इस व्यक्ति को कभी न उकसाऊं। अष्टस्तरीय शक्ति का एक अस्तित्व। महाबली दल के 7 सदस्यों ने तुरंत यह सोचा, वास्तव में ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति उनकी पहुंच से परे है और केवल ऐसा कोई ही हर्षद की सुरक्षा कर सकता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति ने पूछा। हम बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकते। भुगतान तैयार करो और हम उसकी सुरक्षा की मांग करेंगे। यदि संभव हो तो उससे आगे बढ़कर वीर को मारने के लिए कहो। हर्षद ने अपना निर्णय लिया। समूह ने निवास छोड़ दिया और सबसे तेज गति से अपने गंतव्य की ओर बढ़ गया। जिस व्यक्ति को हर्षद खोजना चाहता था वह देव संगठन से कोई था और वीर का एक पुराना परिचित भी। वीर को अभी तक ये पता नहीं था। उस समय वीर हर्षद के निवास के बाहर पहुंचा ही था। इससे पहले कि वो अंदर घुस पाता, उसने हर्षद और उसके समूह को अपनी कार में बैठते देखा। रात के अंधेरे में 2 कारें तेजी से दूर चली गईं। जयदीप ओबरॉय को मारने के बाद वीर को हर्षद को खोजने में कुछ समय लगा। उसके पास प्रतिरूप बनाने की विद्या नहीं थी, इसलिए वह हर्षद के छिपने की जगह नहीं जान सकता था। हालांकि वह गरुड़ दस्ता का पीछा करके जयदीप ओबरॉय को खोज सकता था और हर्षद के बारे में जानकारी के लिए उसने पहले ही नमिता और अन्य लोगों को महाबली दल की हर हरकत पर नजर रखने के लिए कह दिया था। इसी तरह उसने सटीक खुफिया जानकारी का पता लगाया।
नमिता को खुफिया जानकारी से कोई नहीं हरा सकता था। हालांकि नमिता खुले तौर पर हर्षद का विरोध नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ जानकारी देना अभी भी संभव था क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सिंघानिया ग्रुप के विकास और वृद्धि में मदद करना था। इसके अलावा ये देखते हुए कि ताइमेई कंपनी और विराट कॉर्प ने बाद देश में कई व्यवसायों पर एकाधिकार कर लिया था, अगर वे सिंघानिया ग्रुप का उपयोग करके समीकरण को फिर से बदल सकते और दोनों कंपनियों को बाद देश से बाहर निकाल सकते तो कुछ लाभ प्राप्त करना फायदेमंद होगा। इन विचारों को देखते हुए नमिता और कासिम के पास सिंघानिया ग्रुप का पुरजोर समर्थन करने के अपने कारण थे। चूंकि हर्षद और जयदीप ओबरॉय इतने साहसी थे, वीर की नज़र में दोनों पहले ही मर चुके थे, इसलिए चाहे कुछ भी हो उसे उन्हें खत्म करना ही था। हर्षद और अन्य लोगों को कार में जाते देख वीर ने संकोच नहीं किया। उसने एक कार की खिड़की तोड़ी, सड़क के किनारे खड़ी एक कार को चालू किया और उनका पीछा करने लगा। जल्द ही हर्षद और कार में बैठे अन्य लोगों ने खतरे को महसूस किया। क्या वो हमारा पीछा कर रहा है? हर्षद ने डर से कहा। ऐसा ही लगता है, महाबली दल के नायक ने सकारात्मक रूप से उत्तर दिया। विभिन्न गंभीर स्थितियों से उनका पीछा करने वाला व्यक्ति वीर था। इस खोज ने तुरंत उनके दिलों को ठंडा कर दिया। सौभाग्य से हम पहले निकल गए, वरना बचना बेहद कठिन होता। हर्षद ने राहत की सांस ली। ये लंबे समय तक काम नहीं करेगा, अंततः वह पकड़ लेगा, महाबली दल के नायक ने कहा। इस बिंदु पर सुरक्षा के लिए रियायतें देनी होंगी। पीछे के 4 लोगों को वीर को रोकने और हमें और समय दिलाने के लिए छोड़ दो। हर्षद ने नायक का मतलब समझा और तुरंत यह आदेश दिया। वह जानता था कि वीर को रोकने के लिए लोगों को छोड़ना उन्हें उनकी मौत के मुंह में भेजना था, लेकिन अब ऐसा करना ही था। हर्षद की कार जल्दी से निकल गई। पिछली कार में महाबली दल के 4 सदस्य हमला करने के लिए तैयार थे। उन्होंने कार धीमी की, खिड़की नीचे की और ठंडी बंदूक की नालें सीधे वीर की ओर तान दी। टाटा टाटा। घनी गोलियां गुस्से में वीर के स्थान की ओर दागी गईं। गोलियों से बचते हुए वीर ने एक सिक्का निकाला, सही निशाना साधा और उसे तेजी से फेंका। एक सरसराहट के साथ सिक्का हवा को चीरता हुआ सीधे एक व्यक्ति की ओर बढ़ा। अचानक एक व्यक्ति ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जब उसे खतरे का एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सिक्का सीधे उसके माथे में घुस गया, तुरंत उसकी जान ले ली। महाबली दल के सभी लोग शक्तिशाली थे। वीर दोनों कारों के चलते हुए मारना चाहता था, जो काफी कठिन था। हालांकि गोलियों की आवाज ने सिक्के के घातक इरादे को छिपा दिया, जिससे महाबली दल के सदस्यों को सिक्के के आने का तब तक पता नहीं चला जब तक बहुत देर नहीं हो गई। एपिसोड 435 देव संगठन के अवशेष। कार में मौजूद महाबली दल के 4 सदस्यों ने शुरू में अपने मृत साथी पर ध्यान नहीं दिया। वीभत्स दृश्य देखने के बाद उनमें से एक ने साथी के शव को कार में खींच लिया और उसकी जगह पर हमला जारी रखा। ड्राइवर को छोड़कर 2 लोग बाईं और दाईं ओर से बाहर झुके अपनी बंदूकें उठाकर गोली चलाने लगे। वीर द्वारा चलाई जा रही कार का अगला हुड धंस गया था और विंडशील्ड चकनाचूर हो गई थी। टायर फोड़ दो, बस ये सुनिश्चित करो कि वह हमारा पीछा न कर सके, महाबली दल की कार चला रहा व्यक्ति जोर से चिल्लाया। बचते हुए वीर ने सही समय पाया और निर्णायक रूप से अपने हाथ से दूसरा सिक्का फेंका। तुरंत उसने एक व्यक्ति की जान ले ली। इस अवसर का लाभ उठाते हुए कार को हमला करने वाले व्यक्ति के विपरीत दिशा में ले गया, जिससे शूटर को प्रभावी ढंग से गोली चलाने से अस्थायी रूप से रोक दिया गया। लेन चौड़ी थी, लेकिन वीर हमलावर कार से आगे नहीं बढ़ सकता था। ऐसा करने से उसकी कार का पिछला हिस्सा महाबली दल के सामने आ जाता, जिससे वह नुकसान में पड़ जाता। पिछले टायरों को भेदने में ज्यादा समय नहीं लगता। इसे रोकने के लिए उसे हर्षद की कार का सुरक्षित रूप से पीछा करने से पहले कार के अंदर के लोगों को खत्म करना होगा। नाश हो, उसकी कार हमारी कार के बराबर आने वाली है, मारो उसे, ड्राइवर गुस्से से चिल्लाया। इस बीच दूसरे व्यक्ति ने निर्णायक रूप से एक अधिक लाभप्रद फायरिंग स्थान खोजने के लिए स्थिति बदल दी। इस क्षण वीर ने 2 सिक्के फेंके जो कार की खिड़की से होकर गुजरे और उस व्यक्ति को मार डाला जो गोली चलाने के लिए स्थिति बदलने वाला था। इससे केवल एक दुश्मन, ड्राइवर, अभी भी खतरा बना हुआ था। अपने 3 साथियों को इतनी बुरी तरह मरते देख उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। उसने तुरंत स्टीयरिंग व्हील को गुस्से से घुमाया, वीर की कार की ओर टक्कर मार दी, जिसका वीर ने अनुमान लगाया था। उसने भी गति बढ़ाई और सीधे टक्कर मार दी। हिंसक टक्कर के दौरान धातु ने एक असहनीय आवाज निकाली और घर्षण से चमकदार चिंगारियां उड़ीं। वीर ने टक्कर के कोण को सटीक रूप से प्रबंधित किया, जिससे महाबली दल की कार झुक गई और सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इंजन के गर्जन के बीच पलट गई। इसके विपरीत वीर ने अपनी थोड़ी टूटी हुई कार को बिना किसी हिचकिचाहट के चलाया, हर्षद का पीछा करते हुए। हर्षद ज्यादा दूर नहीं गया था और चूंकि यह आधी रात थी, सड़क पर बहुत कम कारें थीं, लक्ष्य को खोजना मुश्किल नहीं था। कैसा है? हर्षद ने उत्सुकता से पूछा। हमारे पीछे क्या हो रहा है?
उन्होंने वीर को नहीं रोका। मुझे डर है कि कुछ बुरा हुआ है, महाबली दल के नायक ने बेचैनी से कहा। ये बुरी बात स्वाभाविक रूप से वीर को नीचे गिराने में विफल होने का उल्लेख करती है, जो पहले से ही उनके पीछे पीछा कर रहा था। वे यह अच्छी तरह जानते थे, लेकिन इस तथ्य को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि वीर बस गायब हो सकता है। वह पकड़ में आ गया है। मेरे गंभीर रूप से घायल होने के अलावा बाकी 3 मर चुके हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुआ व्यक्ति मरा नहीं था और उसने अपने संचार यंत्र के माध्यम से जो हुआ उसकी सूचना दी। हर्षद की निगाहें गहरी हो गईं और अब ऐसा लग रहा था कि वे निराशा के कगार पर हैं, जिससे वह इसे स्वीकार करने को बहुत अनिच्छुक हो गया। इस बिंदु पर गंभीर रूप से घायल साथी के जीवन या मृत्यु की परवाह करने का समय नहीं था। वीर की पकड़ से बचना सबसे महत्वपूर्ण था। हर्षद ने वीर की कार को देखा, जिसका धंसा हुआ हुड प्रमुखता से दिखाई दे रहा था। वीर ने पकड़ लिया था। हालांकि वीर की कार को नुकसान हुआ था और हर्षद की कार को पकड़ने के लिए गति बढ़ाना स्पष्ट रूप से असंभव था। वह केवल पीछा कर सकता था, सही अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, बशर्ते वह हर्षद के समूह को पार न कर जाए। वीर को बहुत तेज नहीं जाते देख हर्षद थोड़ा आश्वस्त हुआ। वास्तव में कार की गति पहले से ही अपनी सीमा पर थी। जब हर्षद अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था तो वह सबसे तेज गति का उपयोग कैसे नहीं करता। तेज या धीमा केवल सापेक्ष था। बस कुछ और मिनट और हम सुरक्षित हो जाएंगे। इस दौरान वह हमें नहीं पकड़ सकता, हर्षद ने कहा। दिल अभी भी दौड़ रहा था। ये पीछा कई मिनटों तक चला था। वीर की कार हर्षद की कार को पकड़ने के कगार पर थी। हर्षद के निर्देश पर कार एक भूमिगत पार्किंग में चली गई। बाहर निकलने के बाद हर्षद ने सीधे लिफ्ट से एक बेसमेंट के बॉक्सिंग अखाड़े में गया। बॉक्सिंग अखाड़ा ठंडा और शांत था क्योंकि कोई मैच नहीं था। कुछ बिखरे हुए गार्डों के अलावा कोई फालतू लोग नहीं थे। सौभाग्य से हर्षद ने पहले ही अखाड़े के मालिक के साथ समन्वय कर लिया था, अन्यथा बॉक्सिंग रिंग में प्रवेश करना बहुत अधिक परेशानी भरा होता। तुम हर्षद हो? बादेश में ताइमेई कंपनी के प्रभारी एक सूट पहने आदमी ने उसका स्वागत किया। घबराए हुए हर्षद पर एक शांत नजर डाली। हाँ, मैं हर्षद हूँ। हर्षद ने एक चापलूसी भरी मुस्कान दिखाई। एक छोटे चरित्र का सामना करते हुए भी वह काफी विनम्र था, क्योंकि वह जानता था कि यह किसका इलाका है। उसने विनम्रता से कहा, मैंने पहले सूचना दी थी। मैं फायर फीनिक्स से सुरक्षा चाहता हूँ। मैं अपनी जान के लिए भारी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। भारी कीमत? सूट वाले आदमी ने उपहास किया। कहा, तुम केवल अपनी जान की परवाह करते हो, बाहरी लोगों को यहाँ लाकर हमें मुसीबत में डाल रहे हो। अगर तुम्हारा भुगतान प्रस्ताव संतोषजनक नहीं है तो तुम पता चलने से पहले ही मर जाओगे। निश्चिंत रहें और कृपया फायर फीनिक्स से कार्रवाई करने के लिए कहें। मैं ईमानदार कैसे नहीं हो सकता? हर्षद ने विनम्रता से मुस्कुराया। बादेश में हर्षद काफी शक्तिशाली था, लेकिन अब उसका कोई आत्मविश्वास नहीं बचा था, केवल अधीनता दिखा रहा था। महाबली दल के 3 नायकों ने हर्षद के व्यवहार और दूसरे के अहंकार को देखकर विशेष रूप से असहज महसूस किया। हर्षद द्वारा पहले ही चेतावनी दी गई थी कि वे अभिमानी व्यवहार न करें, फिर भी वे जब छत के नीचे हों तो सिर झुकाना ही पड़ता है कि अवधारणा को समझते थे। मुझे आपको याद दिलाना होगा, जयदीप ओबरॉय और गरुड़ दस्ता शायद सभी मर चुके हैं और मेरे महाबली दल के सदस्यों को भारी नुकसान हुआ है। फायर फीनिक्स के लिए सतर्क रहना सबसे अच्छा होगा ताकि परेशानी से बचा जा सके, हर्षद ने कृपया सलाह दी। इस टिप्पणी ने सूट वाले आदमी को भौहें सिकोड़ने पर मजबूर कर दिया। वह गरुड़ दस्ता और महाबली दल से अच्छी तरह वाकिफ था। हालांकि वे ताइमेई कंपनी और विराट कॉर्प के भीतर केवल छोटे खिलाड़ी थे, बादेश में वे लगभग अजेय थे। उसने आखिर किसको उकसाया है? सूट वाले आदमी ने सोचा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने फायर फीनिक्स से सुरक्षा मांगी। मुझे समझ जाना चाहिए था कि यह ऐसी मुसीबत होगी जिसे वे संभाल नहीं सकते, वरना वो फायर फीनिक्स के पास नहीं आता। फायर फीनिक्स की शक्ति के बारे में सोचते हुए सूट वाले आदमी की भौहें चिकनी हो गईं। इस क्षण फायर फीनिक्स शान से चली, उसकी आश्चर्यजनक आकृति मोहक आकर्षण बिखेर रही थी। एपिसोड 436 शैडो 1 की फायर फीनिक्स, जिसके लहरदार लाल बाल कंधों पर बिखरे हुए थे, ने एक नीले रंग की तंग फिटिंग वाली ड्रेस पहनी थी जो उसके उत्कृष्ट शरीर को पूरी तरह से उभार रही थी। जैसे ही वह धीरे धीरे चली, उसके कदम हल्के थे, उसकी निगाहें उदासीन थीं। किसी भी दृश्यमान आभा की अनुपस्थिति के बावजूद उसकी उपस्थिति ने लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया, जैसे कि वह स्वाभाविक रूप से एक शासक की महिमा का अनुभव करा रही हो, जो उसे देखने वालों के दिलों को ठंडा कर देती है। दोनों तरफ के लोगों ने अपने सिर झुका लिए, एक गंभीर और सम्मानजनक व्यवहार का प्रतीक फायर फीनिक्स के प्रति अपना विस्मय व्यक्त करते हुए। मालिक, सूट वाले आदमी की निगाहें हर्षद और अन्य लोगों से हट गईं। उसने औपचारिक मुद्रा अपनाकर झुककर अभिवादन किया। हर्षद ने झुककर एक देवता से मिलने की भावना को बनाए रखते हुए कहा, आपकी शांति भंग करने के लिए क्षमा चाहता हूँ, मालिक।
महाबली दल के 3 सदस्यों ने अनजाने में अपने सिर झुका लिए। फायर फीनिक्स की उपस्थिति में वे पहाड़ों में छोटे जानवरों की तरह लग रहे थे जो जानवर राजा का सामना कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से एक गंभीरता की भावना विकसित कर रहे थे। तीनों के दिल आश्चर्य से धड़क रहे थे। यदि वीर एक ऐसा मास्टर था जो अपनी शक्ति को नियंत्रित करता था और किसी ने वीर को कार्रवाई में नहीं देखा था, तो वे वीर की शक्ति को नहीं जानते होंगे। फिर भी फायर फीनिक्स से महिमा की केंद्रित आभा ने तुरंत यह समझा दिया कि उनके सामने की सुंदरता सिर्फ एक कांटेदार गुलाब नहीं थी, बल्कि जीवन और मृत्यु की आज्ञा देने वाली एक रानी थी। फायर फीनिक्स नाम उसने खुद चुना है और उसे ये नाम रखे हुए 1 साल से भी कम समय हुआ है। फायर फीनिक्स का एक निषेध है, किसी को सीधे फायर फीनिक्स नाम नहीं लेना चाहिए। इस नाम को अपने दिल में याद रखने का प्रयास करना ही काफ़ी है। यदि किसी में कुछ कौशल की कमी है तो वे फायर फीनिक्स के सामने इस नाम का उच्चारण करने की हिम्मत नहीं करते। उदासीनता से उसने अपना हाथ हिलाया और तभी झुके हुए व्यक्ति सीधे खड़े हो गए, जैसे कि यह पूजा का एक अनुष्ठान हो। उसके निर्देश के बिना अपना सिर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये भूमिगत बॉक्सिंग रिंग देव संगठन की एक अवशेष शक्ति है। विश्व स्तर पर संहारक द्वारा शीर्ष अधिकारियों की हत्या की घटना के बाद अधिकांश ठिकानों को विनाशकारी हमलों का सामना करना पड़ा। हालांकि कुछ ठिकाने बरकरार रहे, जिसमें यह भूमिगत बॉक्सिंग रिंग भी शामिल है। भले ही कासिम को इसके बारे में पता होता, वह हथियारों को भेजने की हिम्मत नहीं करता। देव संगठन पर हमला करने की हिम्मत करने वाले देश शक्तिशाली राष्ट्र हैं, वह देश लापरवाही से कार्य करने की हिम्मत नहीं करता। भले ही देव संगठन की सार्वजनिक रूप से निंदा की गई, वह देश जैसी जगहों पर ठिकाने अछूते रहे। अगर वीर यहाँ होता तो वह फायर फीनिक्स को पहली नज़र में शैडो वन की पहचान के रूप में पहचान लेता, जो संहारक की 2 छायाओं में से एक थी, जो संहारक की पौराणिक स्थिति और मिथक को प्राप्त करने के लिए पर्दे के पीछे चुपचाप काम कर रही थी। तुम हर्षद होगे, वह देश में ताइमेई कंपनी के प्रतिनिधि, असाधारण व्यावसायिक कौशल और तरीकों के मालिक। ताइमेई कंपनी के लिए तुम एक प्रतिभा हो, फायर फीनिक्स ने हल्के से कहा। क्या महाबली दल के कुछ सदस्य तुम्हारे लिए अंगरक्षक के रूप में काम नहीं करते? बाद देश में कुछ ही उन्हें चुनौती दे सकते थे। बताओ, किसने तुम्हें इस कोने में धकेल दिया कि तुम मुझसे सुरक्षा मांगने आए? ताइमेई कंपनी एक बहुराष्ट्रीय निगम है और बाद देश में इसकी शाखा केवल हिमशैल का सिरा है। महाबली बयूरो ठीक वही नींव है जिस पर ताइमेई कंपनी जीवित रहती है। बयूरो के लड़ाकों पर भरोसा करके व्यापार के युद्ध के मैदान में अजेय रहती है। हर्षद के आसपास महाबली दल के 8 सदस्य बयूरो की ताकत का केवल एक अंश हैं। हर्षद के समर्थक के पास इतनी अपार शक्ति है, फिर भी वो फायर फीनिक्स के सामने आज्ञाकारी रूप से अनुशासित रहता है। ये दर्शाता है कि शक्तिशाली प्रहार प्राप्त करने के बावजूद देव संगठन के अवशेष अभी भी इतने दुर्जेय हैं, जिससे अपराध जगत उन्हें बाघों की तरह भयभीत करता है। मालिक को रिपोर्ट कर रहा हूँ, हाल ही में बाद देश में एक नई शक्ति उभरी है, जो भारत के सिंघानिया ग्रुप से उत्पन्न हुई है। काल सर्प की जड़ों के साथ विलय करके उन्होंने एकाकी भेड़िया लड़ाका दल का सफाया कर दिया और वन्य शक्ति सुरक्षा कंपनी की स्थापना की, जो तेजी से बाद देश का एक स्तंभ बन गई और कासिम, यावर और फरहाद जैसी ताकतों का पक्ष और आग्रह जीता। हर्षद ने अपना गला साफ किया और विस्तार से समझाया। मालिक जानती हैं, ताइमेई कंपनी और विराट कॉर्प का लक्ष्य बाद देश में व्यापार के युद्ध के मैदान पर एकाधिकार करना है। यह निर्देश लंबे समय से मौजूद है और जयदीप ओबरॉय से परामर्श करने के बाद मैंने इस खतरे को खत्म करने का फैसला किया जब सिंघानिया ग्रुप अभी भी अस्थिर था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से एक वीर वर्मा प्रकट हुआ और भयानक शक्ति के साथ हमारी योजना को सहजता से कुचल दिया, जिसके परिणामस्वरूप एक जानलेवा स्थिति उत्पन्न हुई जिसने मुझे आपकी सुरक्षा की तलाश करने के लिए मजबूर किया। बादेश और उससे परे कोई भी मुझे नहीं बचा सकता सिवाय आपके, मालिक। हर्षद ने सच्चाई से बात की। फायर फीनिक्स को जरा भी बड़ा चढ़ाकर नहीं बताया, सख्ती से तथ्यों पर अड़ा रहा। बस एक पल की चमक, क्या सिंघानिया ग्रुप वीर ये सोचना कि वे बाद देश में खुद को स्थापित कर सकते हैं केवल इच्छाधारी सोच है? फायर फीनिक्स ने हर्षद के शब्दों को सुनने के बाद मन ही मन सोचा। उसकी अभिव्यक्ति और लहजा अपरिवर्तित रहा। ऐसी तुच्छ बातें उसके विचार के नीचे थीं, इसलिए अचानक सिंघानिया ग्रुप के बाद देश में उदय और उसकी काफ़ी शक्ति के बारे में सुनकर वह केवल थोड़ी आश्चर्यचकित हुई और बिल्कुल भी परवाह नहीं की। ताइमेई कंपनी और हमारे अच्छे संबंध हैं। तुम मेरे बारे में इसलिए जानते हो क्योंकि ताइमेई कंपनी के उच्च अधिकारियों ने तुम्हारी भारी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए तुम्हें मेरी पहचान से अवगत कराया ताकि सावधानी बरती जा सके और संभवतः तुम्हारी सहायता की जा सके। फायर फीनिक्स ने धीरे धीरे कहा, इसे ले जाओ। जहां तक आक्रमणकारियों का सवाल है, मैं उन्हें संभाल लूंगी। उसका लहजा निडरता और भव्यता से भरा था, जिसमें श्रेष्ठता की हवा थी, पूरी तरह से वीर की अवहेलना करते हुए। धन्यवाद मालिक, हर्षद ने गहरा आभार व्यक्त किया और फिर उसे ले जाया गया। फायर फीनिक्स ने पहेली के साथ पूछा, वीर कौन है? सिंघानिया ग्रुप किस तरह का अस्तित्व है?
मालिक को रिपोर्ट कर रहा हूँ, सूट वाले आदमी ने बोलने से पहले झुककर कहा। भारत में सिंघानिया ग्रुप अमीरों की सूची में नहीं है और पहले ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं थी, हाल ही में प्रसिद्धि प्राप्त की और लगभग भारत की अमीरों की सूची में एक स्थान सुरक्षित कर लिया। हाल ही में वे बाद देश में बहुत सक्रिय रहे हैं। मैंने किसी को जांच के लिए भेजा, लेकिन ऐसी तुच्छ बातों की रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं थी। जहां तक वीर का सवाल है, वह भारत का एक युवक है, लगभग 25 साल का, बहुत सुंदर नहीं। भारत से मिली खबर के अनुसार जब से वीर आन्या सिंघानिया के बगल में दिखाई दिया, सिंघानिया ग्रुप का विकास तेज हो गया। मूल रूप से सिंघानिया ग्रुप के भीतर एक शेयरधारक ने सिंघानिया ग्रुप को हड़पने के लिए आन्या सिंघानिया को खत्म करने के लिए कालसर्प को काम पर रखा था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से कालसर्प के प्रमुखों की लगातार मौतों के बाद मुख्य नेता श्वेता ने अकथनीय रूप से सिंघानिया ग्रुप के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की। दिलचस्प। ऐसे कौशल रखने के लिए मुझे खुद देखना होगा कि यह किस तरह का सर्वशक्तिमान प्राणी है। फायर फीनिक्स की आंखें चमक उठीं। इस समय वीर बॉक्सिंग रिंग में दाखिल हुआ। वीर फायर फीनिक्स को देखते ही एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। फायर फीनिक्स भी चुपचाप चकित थी। एपिसोड 437, सबसे परिचित अजनबी। भूमिगत बॉक्सिंग अखाड़े में हर कोई जानता था कि हर्षद का पीछा करने वाला कोई भी मामूली नहीं था, इसलिए उन्होंने वीर को नहीं रोका, बल्कि उसे अखाड़े में आने दिया। बस इसी तरह वीर और फायर फीनिक्स आमने सामने आ गए। वीर को कोई अंदाजा नहीं था कि यह बॉक्सिंग अखाड़ा देव संगठन का एक अड्डा था। दुनिया भर में इतने सारे अड्डे बिखरे होने और महत्वपूर्ण प्रभाव रखने के कारण उसके लिए बाद देश के अड्डे के बारे में जानना असंभव था, भले ही यह काफी समय से वहां था। हालांकि देव संगठन अब उतना शक्तिशाली नहीं था जितना पहले था। बची हुई ताकत और प्रभाव को कम नहीं आंका जा सकता था। जिस क्षण उसने फायर फीनिक्स को देखा, वीर अचानक चौंक गया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इन परिस्थितियों में शैडो वन को फिर से देखेगा, जो पूरी तरह से अप्रत्याशित था। दूसरी ओर उसने ये भी महसूस किया कि उनके आसपास के लोग सभी देव संगठन के सदस्य थे। उनसे निकलने वाली ठंडी आभा बहुत सारी समस्याओं को दिखाने के लिए काफी थी। फायर फीनिक्स की स्थिति बहुत अधिक जटिल थी। किसी भी दृष्टिकोण से उसका और वीर का, या यूं कहें उसका और संहारक का, एक गहरा द्वेष था। ये संहारक की लापरवाह हरकतों के कारण था कि देव संगठन पतन में गिर गया और आपदा का सामना करना पड़ा। संहारक के अस्तित्व के कारण वह हमेशा संहारक की छाया में रही थी, अंधेरे में सबसे अकेली शख्सियत बन गई थी। देव संगठन ने संहारक को एक मिथक और किंवदंती में बदलने के लिए बहुत प्रयास किए थे। संगठन से पैदा हुए दो सबसे शक्तिशाली और सबसे कम उम्र के व्यक्ति संहारक की छाया बन गए, और फायर फीनिक्स उनमें से एक थी। ये ठीक इन दो छायाओं के सहयोग के कारण था कि संहारक ने विश्व प्रसिद्ध प्रतिष्ठा प्राप्त की। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि शैडो वन और शैडो टू के प्रयासों के बिना संहारक का पूर्व प्रभाव नहीं होता। तथ्यों ने साबित कर दिया कि देव संगठन सफल हुआ। संहारक का नाम फैल गया, जिससे दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष आशंकित हो गए। कुछ छोटे देशों का संहारक के नाम से डर आम लोगों की कल्पना से परे था। यही कारण भी था कि जब संहारक ने उसे बनाने वाले देव संगठन के शीर्ष सोपान को नष्ट कर दिया, तो दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों ने खुशी मनाई। ये भी इस बात का सार था कि उन्होंने संहारक को ईश्वर जैसी उपाधि क्यों प्रदान की। सभी मुद्दे इस तथ्य से उपजे थे कि संहारक द्वारा देव संगठन के नेतृत्व को नीचे गिराने के बाद दुनिया के राष्ट्रों ने एक बड़े खतरे से निपटा। ये तुम हो, वीर सबसे पहले बोला, कोमल आंखों और इतनी शांत आवाज के साथ कि उसमें कोई भावना नहीं थी। हाँ, यह मैं हूँ, फायर फीनिक्स ने सपाट रूप से कहा। उसकी खूबसूरत आंखों में जटिलता स्पष्ट रूप से तीव्र थी। इस जटिलता में घृणा और दोष था। घृणा सरल थी, मकसद चाहे जो भी हो। वीर की हरकतों ने उसे अपार दर्द दिया था। जहां तक दोष का सवाल है, इसका एक विशेष अर्थ था। अतीत में जब वह संहारक के साथ थी, तो दोनों अविभाज्य थे। वह कोई भी विचार संहारक को बताती, जो उसका मनोवैज्ञानिक सहारा था और एक प्रेमी की तरह उसका राजकुमार था। हाँ, उसे संहारक के लिए भावनाएं थीं और उसने पहले कबूल भी किया था, लेकिन हमेशा अस्वीकार कर दिया गया था। अब वीर को देखकर उसका दिल शांत नहीं हो सकता था। प्रेम और घृणा की दुविधा में फंस गया था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगी, वीर फिर से बोला, अभी भी वसंत की हवा की तरह गर्म, बिना किसी तीखेपन के। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगे। फायर फीनिक्स के उदासीन चेहरे पर एक हल्की कड़वी मुस्कान दिखाई दी जब उसने धीरे धीरे कहा, तुम बदल गए हो, बहुत कुछ। तुम अब उतने तेज नहीं रहे जितने पहले थे। बदल गया, वीर ने धीरे से बड़बड़ाया। उसके मन में आन्या की आकृति दिखाई दी। क्या हम कहीं और बात करें? फायर फीनिक्स ने सावधानी से आमंत्रित किया। क्या ये ठीक रहेगा? उसका इरादा स्पष्ट था, संहारक को हर्षद का पीछा छोड़ने के लिए कहना। ठीक है, वीर ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हल्के से कहा। उन दो शब्दों ने फायर फीनिक्स के दिल में विशाल लहरें पैदा कर दी। उसने अपने सदमे को दबाया और चुपके से सोचा, वह बदल गया है,
संहारक वास्तव में बदल गया है। अगर यह पहले होता तो एक अभियान के सामने कुछ भी मायने नहीं रखता और वह निश्चित रूप से कोई समझौता स्वीकार नहीं करता। वीर और फायर फीनिक्स, दो परिचित अजनबियों की तरह, एक साथ एक कमरे में चले गए। क्या हो रहा है? घुसपैठिया मालिक को जानता है। सूट वाला आदमी चौंक गया और बाकी लोग भी उतने ही हक्के बक्के थे। संक्षिप्त विचार के बाद सूट वाले आदमी ने सावधानी बरतते हुए निर्देश दिया, हर्षद पर निगरानी रखो, विवेकपूर्ण तरीके से, ताकि हर्षद को कुछ भी गड़बड़ न लगे। जी। काले कपड़ों में दो लोगों ने झुककर सहमति जताई, फिर अपना काम करने चले गए। कमरे के अंदर वीर लापरवाही से बैठा था। फायर फीनिक्स ने शराब की एक बोतल खोली, एक गिलास में डाली और वीर को दी। तुम्हारी पसंदीदा वोडका, फायर फीनिक्स ने शांति से कहा। धन्यवाद, वीर ने उत्तर दिया। तुम बदल गए हो, तुम सच में बदल गए हो, अंदर से बाहर तक, फायर फीनिक्स ने और अधिक चौंकते हुए कहा। वीर ने गंभीरता से सोचा और कहा, एक व्यक्ति बदल जाएगा। ये सच है, दुनिया में सब कुछ बदलता है, इंसानों की तो बात ही छोड़ दो, इंसान बदलना सबसे आसान है। फायर फीनिक्स ने दुख से मुस्कुराया, मुख्य बात यह है कि यह एक अच्छा बदलाव है या बुरा। मेरे बारे में क्या? मैं किस दिशा में बदल गया हूँ? वीर ने उत्सुकता से पूछा। एक नज़र में तुम अधिक मर्दाना लगते हो, अब एक हत्यारे की तरह नहीं। फायर फीनिक्स को नहीं पता था कि कैसे जवाब देना है। एक पल के लिए सोचा, फिर वह जवाब दिया, उसे बधाई देते हुए। आज रात लगभग 1 साल में हमारी पहली मुलाकात है। मैं तुम्हारे नाम पर जाम पीती हूँ। प्रत्येक अपनी अपनी अभिव्यक्तियों के साथ दोनों ने गिलास टकराए और एक ही बार में अपनी ड्रिंक पी ली। फायर फीनिक्स शराब डालती रही, लापरवाही से कहती रही, मुझे लगा कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम तक नहीं पता था। वीर, इतना सरल और साधारण नाम। अपनी पिछली पहचान के कारण उसने कभी भी किसी को अपनी उत्पत्ति का खुलासा नहीं किया, यहाँ तक कि शैडो वन को भी नहीं, जो उसके साथ दिन रात समय बिताती थी। इस संबंध में फायर फीनिक्स को स्वाभाविक रूप से कुछ दोष था। वीर इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका। उसने यादों में खो जाने का भाव प्रदर्शित किया। तुम्हें पता है, मैंने खुद को एक नाम दिया, फायर फीनिक्स। फायर फीनिक्स ने विशेष भावनाओं के साथ कहा, अब शैडो वन नहीं, वह नाम जिसे दूसरे देख, छू या सुन नहीं सकते थे। अपना खुद का नाम रखने के लिए बधाई। वीर ने ईमानदारी से उसे बधाई दी। धन्यवाद, फायर फीनिक्स ने धीरे से मुस्कुराया। दोनों ने बात करते करते पी, संघर्ष से संबंधित किसी भी मुद्दे का उल्लेख नहीं किया, यहाँ तक कि हर्षद के मुद्दे जैसी छोटी सी बात का भी नहीं, क्योंकि वे दोनों समझते थे कि एक बार जब दिखावा खत्म हो जाएगा तो वे अंतहीन दुश्मन होंगे। आखिरी बाधा को तोड़ने से पहले वे दोनों एक संक्षिप्त शांतिपूर्ण बातचीत चाहते थे। किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। समय पुराने दिनों में लौटता हुआ लग रहा था, वे साल जो उन्होंने ब्लेड और तलवारों के बीच बिताए थे और ठंडे प्रशिक्षण अड्डे में आपसी प्रोत्साहन से जीवित रहने के दृश्य। एपिसोड 438। कभी न खत्म होने वाली उलझन। पलक झपकते ही 1 घंटा बीत गया और शराब की कई बोतलें जल्दी ही खत्म हो गईं। वीर और फायर फीनिक्स ने बिना किसी गहराई के विभिन्न विषयों पर बातचीत की। माहौल के कारण उन दोनों में से किसी ने भी कुछ मुद्दों को नहीं उठाया, क्योंकि वे दोनों समझते थे कि भविष्य में ऐसे शांतिपूर्ण पल शायद ही मिल पाएंगे। कैसा है वो? वीर ने पूछा। उसने यही प्रश्न तब भी पूछा था जब वह भारत में विल्सन से मिला था, और यह शैडो 2 के लिए था। फायर फीनिक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया, वो ठीक है, मेरी तरह। अब उसका भी अपना एक नाम है। एक बड़ा बदलाव ये है कि उसे अब बिना किसी अस्तित्व के साए में छिपकर नहीं रहना पड़ता। कम से कम उसके पास एक ऐसा नाम है जो डर पैदा करता है। हाँ, उसने खुद को एक शक्तिशाली नाम दिया है, जल्लाद। न तो फायर फीनिक्स और न ही जल्लाद को शैडो 1 या शैडो 2 कहे जाने पर कोई आपत्ति थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदला वे परिस्थितियों के अनुकूल हो गए। जब देव संगठन पर एक बड़ी आपदा आई तो समायोजन करना पड़ा। इसके अलावा वे दोनों अब देव संगठन की बची हुई सेनाओं के महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जिन्हें धूर्त सियार द्वारा बहुत महत्व दिया जाता है। जल्लाद, यह उसके चरित्र पर फिट बैठता है, वीर ने धीरे से टिप्पणी की। तुम इस दौरान ठीक तो थे? फायर फीनिक्स ने कोमलता से पूछा। मैं ठीक था, कम बंधनों के साथ और कुछ इच्छाओं को पूरा करने के बाद जीवन अधिक आरामदायक है, वीर ने शांति से कहा। उसके शब्दों में बहुत वजन था। सबसे बड़ा संकल्प अपने माता पिता के लिए न्याय पाने के लिए देव संगठन के नेतृत्व का विनाश था। फायर फीनिक्स ने उसके शब्दों के अंतर्निहित अर्थ को महसूस किया, हालांकि वह विशिष्ट विवरणों को नहीं समझ सकी। जैसा कि वे कहते हैं, हर दावत का अंत होता है। वे हमेशा के लिए अतीत को उठाने से नहीं बच सकते थे, ये दिखावा करते हुए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। फायर फीनिक्स के दिल में अभी भी कई प्रश्न थे, जिन्हें उसने आखिरकार आवाज दी। उस समय आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुमने वो सब किया? देव संगठन के नेताओं की एक गुप्त बैठक के दौरान वीर ने शक्तिशाली विस्फोटकों में आग लगा दी थी।
थोड़ी मात्रा भी पूरे नेतृत्व को खत्म कर सकती थी, लेकिन वीर ने सिर्फ थोड़ी मात्रा से कहीं अधिक तैयार किया था, कम से कम 100 गुना अधिक, जिससे नेताओं की बैठक राख में बदल गई और इमारत खंडहर में तब्दील हो गई। वह विस्फोट इतना विनाशकारी था कि मृतकों का एक बाल भी नहीं मिला। फायर फीनिक्स इसी बारे में पूछ रही थी, वीर से एक उत्तर की उम्मीद कर रही थी। ये सब अतीत की बात है, अब कुछ कहने को नहीं है, वीर ने उदासीनता से कहा। मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए, क्या तुम मुझे एक उत्तर भी नहीं दोगे? फायर फीनिक्स ने शिकायत की। क्या तुम जानते हो कि नेताओं के मरने के बाद देव संगठन का सफाया करने के लिए एक वैश्विक अभियान शुरू किया गया था? ज्ञात अड्डों पर विनाशकारी हमले हुए। अराजकता की स्थिति में अधिकांश सदस्य मौत से नहीं बच पाए। महत्वपूर्ण क्षण में बृहस्पति एकमात्र वरिष्ठ नेता के रूप में सामने आए जो एक नई आशा बने, अन्यथा देव संगठन अपना आश्रय खो देता और उसके सदस्य या तो मर जाते, भाग जाते या अपना जीवन जेल में बिताते। फायर फीनिक्स तर्कसंगत थी क्योंकि वह एक उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। उसने कोई घृणा नहीं दिखाई, हालांकि वर्तमान देव संगठन संहारक से अपनी हड्डियों तक घृणा करता था। वो सिर्फ एक उत्तर चाहती थी। वह देव संगठन का एक हिस्सा थी, उस संगठन की आभारी थी जिसने उसका पालन पोषण किया। भले ही वहां कोई गर्मजोशी नहीं थी, वह क्रूर संघर्षों से बची रही और आज तक पहुंची, लेकिन इस सहारे के बिना वह ये कैसे स्वीकार कर सकती थी कि संहारक ने क्या किया? बचपन से ही उसका ब्रेन वॉश किया गया था, बिना किसी अन्य प्रतिभा के। केवल उसकी ताकत ने उसे संगठन के लिए तराशने का केंद्र बना दिया। उसने निराश नहीं किया, बहुत कुछ खोने और अनगिनत कष्ट सहने के बावजूद जीवित रही। वीर ने फायर फीनिक्स को एक जटिल नज़र से देखा, उसका दिल हिल गया, फिर भी उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। उसे देव संगठन के सदस्यों की दुर्दशा के लिए बहुत कम सहानुभूति थी, यह विश्वास करते हुए कि उसके कार्यों से और त्रासदियों को रोका जा सकेगा। तुम मेरे दुश्मन बनना पसंद करोगे, पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दोगे, है ना? फायर फीनिक्स ने थोड़ा गुस्से में कहा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, वीर ने कहा, लेकिन कुछ बातें कहने की जरूरत नहीं होती। फिर भी ऐसा करके तुम हमें दुश्मन बना रहे हो। क्या तुम जानते हो कि धूर्त सियार के पास पहले से ही एक गुप्त आदेश है कि अगर तुम्हारा पता चला तो तुम्हें किसी भी कीमत पर खत्म कर दिया जाए? फायर फीनिक्स ने जल्दबाजी में कहा, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम बिना किसी कारण के देव संगठन के नेताओं पर हमला करोगे। कितने अफसोस की बात है कि बृहस्पति धूर्त सियार नाम पर खरा उतरा। एक छलावे के रूप में भी उसका एक जुड़वा भाई है, अन्यथा देव संगठन का अस्तित्व बहुत पहले ही समाप्त हो गया होता। शेष अड्डे बच नहीं पाते, या तो विनाश का सामना करते या दूसरों के लिए भाड़े के सैनिकों के रूप में महत्वहीन हो जाते। वीर ने विषय बदलने का अवसर लिया। फायर फीनिक्स यह अच्छी तरह से समझती थी और असहाय होकर बोली, तुम जो भी कहो, लेकिन धूर्त सियार का जीवित रहना देव संगठन के लिए एक वरदान है। वह जानती थी कि उसे वीर से कोई उपयोगी जानकारी नहीं मिलेगी। अब तुम आगे क्या करोगे? फायर फीनिक्स ने निर्णय वीर पर छोड़ दिया। इस प्रश्न के गहरे निहितार्थ थे, दुश्मन बनना, जीवन और मृत्यु का सामना करना, या अब हर्षद के लिए लड़ना। वह बेसब्री से वीर की पसंद जानना चाहती थी। मैंने पहले भी कहा है, मैं कभी तुम्हारा दुश्मन नहीं बनूंगा, वीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के निर्णायक रूप से कहा। हर्षद को इस एक बार बता देना, तुमने उसकी रक्षा की, इसलिए मैंने उसे जाने दिया, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के बिना वह बेहतर है कि अच्छी तरह से छिप जाए, वरना मैं किसी भी समय उसकी जान ले सकता हूँ। ये सुनकर फायर फीनिक्स बहुत प्रभावित हुई। उसने पुराने संहारक की एक झलक देखी, उदासीन लेकिन देखभाल करने वाला, और उस पर अंकित प्रभुत्व की धाक को भी महसूस किया। फायर फीनिक्स एक तरह के नशे में थी, बहुत कुछ सोच रही थी, क्योंकि अतीत के कई दृश्य उसके दिमाग में फिर से चल रहे थे। मैं जा रहा हूँ, वीर उठा और चला गया। फायर फीनिक्स उसे रोकना चाहती थी, उसकी अनिच्छा उसके चेहरे पर स्पष्ट थी, लेकिन बार बार हिचकिचाने के बाद उसने उसे रोका नहीं। वीर जितनी देर उसके साथ रहता, उतनी ही जल्दी उसकी पहचान उजागर हो जाती, इसलिए उसने उसे रखने पर जोर नहीं दिया। वीर बॉक्सिंग अखाड़े से चला गया। फायर फीनिक्स विचारों में खोई हुई थी, अब किसी भी मुखौटे से ढकी नहीं। उसके चेहरे पर खुशी थी, वीर को देखने की खुशी और प्रसन्नता। उसके विचारों में जटिलता भी थी। वो इस बात पर विचार कर रही थी कि वीर से दुश्मन कैसे न बने, क्योंकि वर्तमान देव संगठन और संहारक कट्टर दुश्मन थे। और जिज्ञासा भी थी, एक ऐसा प्रश्न जो उसके मन में अनगिनत बार आया था, संहारक देव संगठन पर हमला क्यों करेगा? एपिसोड 439, भावनाओं की मंजिल और चुनाव। वीर बॉक्सिंग अखाड़े के बाहर खड़ा था, घोर अंधेरी रात को घूर रहा था, अखाड़े की दिशा में देख रहा था, थोड़ा खोया हुआ सा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसे माहौल में, इस समय और इस स्थान पर फायर फीनिक्स से मिलेगा, जो एक बड़ा आश्चर्य था। वो कल्पना कर सकता था कि एक बार जब फायर फीनिक्स द्वारा संहारक की पहचान वीर के रूप में बृहस्पति को लीक कर दी जाएगी, तो यह अंतहीन हत्या के इरादे को आकर्षित करेगा। यह उसे बहुत स्पष्ट था,
देव संगठन की बची हुई सेनाएं बहुत मजबूत थीं, जिन्हें कम करके नहीं आंका जा सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब उसके पास लगाव थे, जो आन्या और रिया वर्मा का परिवार और अन्य रिश्तेदार थे। एक हत्यारे के लिए यह एक कमजोरी है, लेकिन बिना किसी भावना के होने की तुलना में वो इन भावनाओं को रखना पसंद करेगा। ये कहना कि वह चिंतित नहीं था, झूठ होगा। एक अकेले व्यक्ति की शक्ति का एक विशाल संगठन के खिलाफ सामना करना अभी भी बहुत अनिश्चित था। अगर वह अकेला होता तो ठीक था, लेकिन अब जब भावनाएं शामिल हैं, तो उसे डर है कि उसके आसपास के लोगों को निर्दोष आपदाओं का सामना करना पड़ सकता है। भले ही फायर फीनिक्स अभी के लिए अपना मुंह बंद रख सकती है, लेकिन ये पहचान शायद लंबे समय तक छिपी नहीं रहेगी। फायर फीनिक्स की बात करें तो वीर का दिल कोमलता से भर गया। उसका बाहरी हिस्सा कितना भी कठोर क्यों न हो, वह इस तथ्य को नहीं छिपा सकता था, क्योंकि जब वह संहारक था तो वह फायर फीनिक्स और जल्लाद से अविभाज्य था। जल्लाद उसका जीवन मृत्यु का भाई था, और फायर फीनिक्स उसके दिल का सबसे नर्म हिस्सा थी। अनगिनत बार के दर्दनाक संघर्षों में ये फायर फीनिक्स का ही चेहरा था जिसने उसे जीने का बड़ा साहस दिया। उस समय फायर फीनिक्स वह थी जिसकी उसे रक्षा करनी थी, किसी को भी उसे नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए अब आन्या उसकी चिंता है। ये भावना केवल एक व्यक्ति पर रखी जा सकती है, उसके पास कोई अतिरिक्त कल्पना नहीं है। सोचकर फायर फीनिक्स ने एक बार उसके सामने अपना दिल खोला था, लेकिन क्योंकि वह बदला लेने के लिए देव संगठन के उच्च अधिकारियों को नष्ट करने पर तुला हुआ था, उसने ज्यादा परवाह नहीं की और फायर फीनिक्स को अपने असली विचार नहीं जानने दिए। अभी भी अगर फायर फीनिक्स उससे पूछती कि उसने देव संगठन के खिलाफ कार्रवाई क्यों की, तो वह कोई स्पष्टीकरण नहीं देगा, इसलिए नहीं कि वह नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि वह चिंतित था। जब मुसीबत आएगी तब उसका सामना कर लेंगे, वीर ने धीरे से बुदबुदाया, और काफी देर बाद ही उसने फायर फीनिक्स के मामले को अपने दिल में दबा दिया। फायर फीनिक्स की तुलना में हर्षद एक तुच्छ मामला था। वीर रात के अंधेरे में गायब हो गया, बॉक्सिंग अखाड़े को पीछे छोड़ते हुए। तारांकन फायर फीनिक्स सोचती रही, और एक पल बाद उसने कड़वाहट से कहा, वो अभी भी पहले जैसा ही है, मेरे प्रति ठंडे चेहरे वाला और गर्म दिल वाला, अपना लक्ष्य छोड़ने को तैयार है बजाय इसके कि मेरा दुश्मन बने। बताओ, दुनिया में मेरे अलावा और कौन है जो संहारक को अपना लक्ष्य छोड़ने पर मजबूर कर सकता है? गंभीर विचार के बाद उसने संहारक की पहचान को अभी के लिए गुप्त रखने और बृहस्पति को इसकी सूचना न देने का फैसला किया। वह इतनी जल्दी वीर से दुश्मन नहीं बनना चाहती थी और केवल समय को टाल सकती थी, उम्मीद करती थी कि वह दिन कभी नहीं आएगा। तुम मुझे सच क्यों नहीं बताओगे? मैं सच में यह उत्तर जानना चाहती हूँ। क्या तुम जानते हो? फायर फीनिक्स ने धीरे से बुदबुदाया। मैडम, सूट वाला आदमी सम्मानपूर्वक फायर फीनिक्स के पास आया और कहा, वह आदमी चला गया है, हर्षद का क्या? जब से पता चला कि फायर फीनिक्स वीर को जानती है, सूट वाले आदमी ने हर्षद पर निगरानी रखवा दी थी। वह फायर फीनिक्स के इरादों को नहीं जानता था, इसलिए वह केवल यही कर सकता था। अगर फायर फीनिक्स निर्देश देती तो हर्षद को मारना आसान होता, सिर्फ इसलिए कि हर्षद ने किसी ऐसे व्यक्ति को नाराज किया जिसे फायर फीनिक्स जानती है। ये सबसे सरल कारण है। अगर सूट वाले आदमी को पता होता कि उसने जिस वीर को देखा वह संहारक था, तो चाहे वह हो या अखाड़े के अंदर के अन्य लोग, वे सभी बेहद चौंक जाते। वीर के प्रति उनका रवैया शायद आश्चर्य, क्रोध, घृणा और शिकायत का मिश्रण होता। हर्षद को बादेश छोड़ने के लिए कहो, यहाँ अब उसके कारोबार के लिए कोई जगह नहीं है। भारत और बादेश में नजरों से दूर रहने की कोशिश करो, खासकर वीर के सामने दोबारा मत दिखना, वरना वह मौत से नहीं बच पाएगा, कोई उसे नहीं बचा सकता। फायर फीनिक्स ने धीरे धीरे कहा। वह सिर्फ हर्षद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती थी, आखिर कुछ नैतिकता पर भी विचार करना था। लेकिन ताइमेई कंपनी ने बादेश में जो कारोबार का मैदान बड़ी मेहनत से खोला था, वह चला गया, वे कैसे तैयार होंगे? इसके अलावा ताइमेई कंपनी के पीछे एक असाधारण ब्यूरो है, जो अपने आप में एक विशालकाय है, जो शायद आपके निर्देशों को न समझे। सूट वाले आदमी ने सावधानी से पूछा, अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए। अगर वे मेरी सलाह पर ध्यान नहीं देते, तो ताइमेई कंपनी को जैसा चाहे वैसा करने दो, तब उन्हें पता चलेगा कि पछतावा कैसे लिखा जाता है। फायर फीनिक्स ने उदासीनता से कहा, नीचे जाओ, अगर कुछ और नहीं है तो मुझे परेशान मत करना। जी, मैडम। सूट वाला आदमी नीचे चला गया। फायर फीनिक्स ने अपने आसपास के लोगों को वीर की जानकारी लीक न करने का निर्देश नहीं दिया क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस बात पर अनावश्यक रूप से जोर देने से केवल संदेह पैदा हो सकता था, कुछ न कहना ही बेहतर है। आखिरकार दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो वास्तव में वीर की पहचान जानते हैं। फायर फीनिक्स बेकार नहीं बैठी थी, वह वीर के बारे में जानकारी, साथ ही सिंघानिया ग्रुप और आन्या सिंघानिया के बारे में समाचार निकाल रही थी और उसे ध्यान से देख रही थी। वीर के आन्या के पास लौटने के बाद सुबह हो चुकी थी। उस रात जब से गरुड़ दस्ता और महाबली दल ने हमला किया था, तब से अब तक पूरी एक रात बीत चुकी थी। आन्या और दुष्यंती अन्य महिलाओं के साथ सोई नहीं थीं।
इसके बजाय वे वीर के लौटने का इंतजार कर रही थीं। जयदीप ओबरॉय मर चुका है, हर्षद अभी भी जीवित है, लेकिन मुझे लगता है कि वह फिर कभी अपना चेहरा नहीं दिखाएगा, वीर ने सपाट रूप से कहा। अब बा देश में ताइमेई कंपनी और विराट कॉर्प के खिलाफ कार्रवाई करने का समय आ गया है। बा में उनके सभी कारोबार को नियंत्रण में लाना है। एक बार जब बा में दोनों कंपनियों के क्षेत्र एकीकृत हो जाएंगे तो सिंघानिया ग्रुप पूरी तरह से अपने पैर जमा लेगा। तब तक कोई भी हल्के में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। मिस्टर वीर, दोनों कंपनियों के क्षेत्रों, खासकर उन सशस्त्र बलों को मिलाना अभी भी कुछ प्रयास की आवश्यकता हो सकती है। आपको जल्दी तैयारी करनी चाहिए, नमिता ने याद दिलाया। दोनों कंपनियों का प्रभाव बहुत बड़ा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की शाखाओं के रूप में उनके पास बहुत शक्ति है और उन्हें कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर बा देश में कोई दिलचस्पी नहीं है तो दोनों कंपनियां निश्चित रूप से जानेंगी कि कैसे आगे बढ़ना और पीछे हटना है। सावधानी से व्यवहार करना है। अगर वे हमसे बदला लेना चाहते हैं और फिर से उठना चाहते हैं तो हम भी आसान लक्ष्य नहीं हैं। हम केवल जमकर पलटवार कर सकते हैं, वीर ने लापरवाही से कहा। वर्तमान प्राथमिकता बा देश में दोनों कंपनियों की सशस्त्र सेनाओं को खत्म करना या मिलाना है, फिर उनके व्यापारिक क्षेत्रों को निगलना है, एक ठोस व्यापारिक युद्ध क्षेत्र स्थापित करना है। मिस्टर वीर, मैं आपकी मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी, नमिता ने दृढ़ता से फैसला किया। इसके बाद समूह ने चर्चा शुरू की और फिर नमिता की सहायता से दुष्यंती और अन्य 5 महिलाओं ने श्वेता के साथ वन्य शक्ति सुरक्षा कंपनी के कर्मियों का नेतृत्व किया और हर्षद और जयदीप ओबरॉय द्वारा छोड़े गए क्षेत्रों के एकीकरण की शानदार शुरुआत की। पूरा बा देश स्तब्ध रह गया। एपिसोड 440, एक विशालकाय शक्ति। पलक झपकते ही 7 दिन बीत गए और बा देश के कारोबारी युद्ध क्षेत्र में धरती हिला देने वाले बदलाव हुए जिसने सभी को चौंका दिया। हर्षद और जयदीप ओबरॉय द्वारा प्रबंधित क्षेत्र, जो बा देश के लगभग 80% कारोबारी युद्ध क्षेत्र पर एकाधिकार रखता था, अचानक हाथ बदल गया और सब कुछ सिंघानिया ग्रुप का हिस्सा बन गया। ये दृश्य भीड़ के लिए एक कहानी की किताब सुनने जैसा था। उनके सिर घूम रहे थे, वे इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल असंभव है। हर्षद और जयदीप ओबरॉय दोनों के पास अजेय रक्षक हैं, वे इस तरह से गिर नहीं सकते। सिंघानिया ग्रुप की नई उभरती हुई शक्ति अचानक बा देश में इतनी अपार ऊर्जा कैसे प्राप्त कर सकती है? ये समाचार सुनने पर भीड़ को संदेह हुआ। वे इसकी प्रामाणिकता पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब तक ये पुष्टि नहीं हो गई कि जयदीप ओबरॉय मर चुका है और हर्षद बा देश से भाग गया है, तब तक भीड़ को समाचार की विश्वसनीयता पर संदेह था। हालांकि सिंघानिया ग्रुप द्वारा दोनों द्वारा प्रबंधित सेनाओं पर कब्जा करने की कार्रवाई के बाद ही भीड़ ने आखिरकार इस पर विश्वास किया। वे सभी एक सच समझ गए, हर्षद और जयदीप ओबरॉय खत्म हो गए थे। दोनों द्वारा एकाधिकार वाला विशाल कारोबारी युद्ध क्षेत्र ढह गया, जो सिंघानिया ग्रुप के उदय के लिए एक सहज फिट बन गया। उसी समय उन्होंने ये भी महसूस किया कि सिंघानिया ग्रुप की सैन्य शक्ति कितनी दबंग थी, जिसके पास बा देश में गर्व से खड़े होने की पूर्ण पूंजी थी। सिंघानिया ग्रुप पहले ही बा देश में एक विशालकाय बन चुका है, जिसे कासिम के सुरक्षा कवच के साथ हिलाया नहीं जा सकता। एक अनूठी कंपनी बन गई है। हालांकि सिंघानिया ग्रुप का मुनाफा कुछ हद तक कासिम की ओर झुकता है, लेकिन सिंघानिया ग्रुप के स्वामित्व वाला कारोबारी युद्ध क्षेत्र अकल्पनीय रूप से विशाल है। वन्य शक्ति सुरक्षा कंपनी भी मजबूत हुई, एक सशस्त्र बल बन गई जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जिसकी युद्धक शक्ति प्रभावशाली है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है। बा देश में कासिम, फरहाद और यावर की 3 तरफा गतिरोध वाली सेनाओं के अलावा सिंघानिया ग्रुप विशालकाय कॉर्प के तहत सबसे मजबूत है, और यहाँ तक कि सिंघानिया ग्रुप की ताकत विशालकाय कॉर्प से भी आगे निकल सकती है। भीड़ की अफवाहें दूर दूर तक फैल गईं। विशालकाय कॉर्प ताइमेई कंपनी और विराट कॉर्प के विपरीत वैध कारोबार में संलग्न नहीं है। विशालकाय कॉर्प इसी तरह एक बहुराष्ट्रीय निगम सैन्य हथियारों की दिशा में काम करता है, जो केवल एक मछुआरे की कंपनी के रूप में प्रस्तुत होता है। विभिन्न छोटी सेनाओं की कंपनियां सिंघानिया ग्रुप के साथ सहकारी संबंध स्थापित करने के लिए झुंड में आ रही हैं, ताकि सिंघानिया ग्रुप के बैनर तले कुछ सूप पी सकें। तैयब सिद्दीकी इन कंपनियों को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है, कुछ लाभ भी वितरित कर रहा है, जिससे सभी को खुशी मिल रही है। यह अप्रत्याशित है कि सिंघानिया ग्रुप के पास इतनी अपार ऊर्जा है। सौभाग्य से उन्हें नाराज नहीं किया, अन्यथा ये वास्तव में कठिन होता। एकमात्र अफसोस ये है कि सिंघानिया ग्रुप के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं किया, जो कासिम के लिए एक वरदान है। एक तरफ यावर और फरहाद दोनों ही बहुत नाराज हैं। अब जब कासिम के पास इतना लाभदायक साथी है तो यह निस्संदेह उनके लिए भयानक खबर है। यदि कासिम के साथ कोई संघर्ष छिड़ जाता तो यह निश्चित रूप से सिंघानिया ग्रुप के हितों को नुकसान पहुंचाता, जो अपरिहार्य है। हालांकि दोनों सिर्फ कासिम को बढ़ते हुए नहीं देख सकते, इसलिए संघर्ष
दोनों की तुलना में कासिम बहुत खुश है, इतना मजबूत समर्थन पाने के लिए आभारी है। वीर आन्या सिंघानिया, सच में। जिया सूर्यवंशी का चेहरा गंभीर था, वह अपना सदमा व्यक्त करना चाहती थी लेकिन खुद को शब्दों से रहित पा रही थी। उसके दिल में एक गहरी शक्तिहीनता की भावना पूरी तरह से फैल गई थी। विशालकाय कॉर्प व देश का मुख्य कार्यकारी, जो हथियारों की तस्करी में भी एक विशालकाय है, प्रताप सिंघानिया ग्रुप के बारे में जानकारी पलट रहा था। वीर और आन्या सिंघानिया पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। सपनों में भी कोई यह सपना नहीं देखेगा कि एकमात्र सिंघानिया ग्रुप इतनी ऊंची छलांग लगाएगा। पूरे भारत में सिंघानिया ग्रुप कई सूचीबद्ध कंपनियों में से एक है, इसके पास इतनी अपार ऊर्जा कैसे है? प्रताप ने जटिलता से कहा। कौन सोच सकता था इतने कम समय में सिंघानिया ग्रुप इस मुकाम तक पहुंच सकता है? पहले से ही मेरे द्वारा संचालित सेनाओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रवृत्ति में है। वास्तव में एक चरम आश्चर्य है। हर्षद भागा हुआ है। जयदीप ओबरॉय मर चुका है। ये खबर बहुत चौंकाने वाली है। यह इंगित करता है या तो महाबली दल और गरुड़ दस्ता का सफाया नहीं हुआ है या उन्हें भारी नुकसान हुआ है कि यह स्थिति उत्पन्न हुई है। एक व्यक्ति ने विचार करते हुए अपनी भौहें सिकोड़ी। आन्या सिंघानिया के आसपास श्वेता में गरुड़ दस्ता और महाबली दल को नुकसान पहुंचाने की क्षमता नहीं है। दुष्यंती और 5 महिलाएं भी नहीं कर सकती। यहां तक कि नमिता के पास भी पर्याप्त क्षमता नहीं है। बस इस आदमी की क्षमता को देखो, ये वास्तव में क्या है? प्रताप ने वीर की तस्वीर पकड़ी। उसकी आंखें तेज थीं, आग्रह करते हुए, क्या तुम्हें इस आदमी के बारे में कोई जानकारी मिली है जिसका नाम वीर है? ज्यादा उपयोगी खुफिया जानकारी नहीं मिली, शायद बहुत गहराई से छिपी हुई है। मैंने कुछ साधन इस्तेमाल किए, मुख्यालय से भी मदद मांगी, लेकिन मूल्यवान जानकारी नहीं मिल सकी। प्रताप के सहायक ने आत्मविश्वास से कहा। विभिन्न संकेतों से वीर की पृष्ठभूमि सरल नहीं है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह आन्या सिंघानिया के बगल में शक्तिशाली व्यक्ति है, जो गरुड़ दस्ता और महाबली दल को कुचल सकता है, इतनी बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता है। सच में उत्सुक हूं, उसकी क्या पहचान है? प्रताप हंसा। हालांकि सिंघानिया ग्रुप का कारोबार हमारे साथ टकराव में नहीं है। प्रतिद्वंद्वी को समझने के लिए और पर्याप्त पहल करने के लिए हमें प्रतिद्वंद्वी को अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं प्रयास तेज करूंगा, वीर की पहचान पर गहन जांच करूंगा, सहायक ने पुष्टि की। मुझे विश्वास है कि बहुत जल्द पर्याप्त जानकारी एकत्र कर ली जाएगी और हम सभी पहचान विवरण जान लेंगे। ताइमेई कंपनी के मुख्यालय ने देश के कारोबारी क्षेत्र के नुकसान पर अत्यधिक सदमा और गुस्सा व्यक्त किया। हर्षद ने संबंधित जानकारी दी और यह भी बताया कि वह कैसे जीवित बच निकलने में कामयाब रहा। स्वाभाविक रूप से फायर फीनिक्स के बचाव का श्रेय दिया। हर्षद के शब्दों को सुनने के बाद मुख्यालय के नेता गहरी सोच में पड़ गए। आंख बंद करके वीर से प्रतिशोध लेने की कोशिश नहीं कर रहे थे। हर्षद के वर्णन के आधार पर वीर को 8 स्तरीय महायोद्धा होना चाहिए। ऐसी उपस्थिति दुनिया में कहीं भी दुर्जेय है। एक बार अपराध जगत में घूमने पर यह विनाशकारी होगा। एक नेता ने कहा, मेरा सुझाव है कि वीर की पहचान जानने से पहले कार्रवाई करने में जल्दबाजी न करें। उसने हम तक पहुंचकर हमें मारने की हिम्मत की, उसे हमारे बारे में पता होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो, वीर को मरना होगा। सिंघानिया ग्रुप को पूरी तरह से मिटा दिया जाना चाहिए। ये ताइमेई कंपनी को नाराज करने का परिणाम है। एक अन्य नेता ने तीखे स्वर में कहा, यह सिर्फ समय की लंबाई की बात है। हमारी गरिमा को चुनौती देने वाली उपस्थिति को जाने नहीं दिया जा सकता। विराट कॉर्प का मुख्यालय स्वाभाविक रूप से ताइमेई कंपनी से भी ज्यादा हैरान और गुस्से में था। नाश हो, ये भारत के कुत्ते, सब मर गए और चले गए। विराट कॉर्प के अंदर हत्या के इरादे से भरा हुआ था।